प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज है 9 दिसंबर एवं टेस्ट क्रमांक 11 का आज आयोजन किया जा रहा है। आज की जो विषय वस्तु है इसके अंतर्गत छंद एवं गोदान उपन्यास से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज के प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से हल किया होगा। इसकी जो उत्तर माला है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है और आपकी तैयारी के लिए हम मेरा प्रयास है अतिशीघ्र 7 जनवरी के उपरांत टेस्ट श्रृंखला का एक मानस बना है, उसके लिए अतिशीघ्र पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, प्रसारित कर दिया जाएगा। तब तक आप सामान्य ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करें और जो प्रश्न पत्र मेरे द्वारा टेस्ट के माध्यम से एक या दो और शेष उनको आयोजित किया जाएगा। उसके उपरांत 20 से 25 दिवस का आपको समय मिलेगा, उसमें संपूर्ण रूप से आप केवल सामान्य ज्ञान पर अपना ध्यान है वो आधारित करें। आप केवल प्रश्न जो टेस्ट श्रृंखला में आयोजित कर रहा हूँ उसको ही देखते रहे ताकि इससे एक छवि आपके भीतर बनी रहेगी। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो पहला विकल्प है साथियों, कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बना है, तो यहीं से हमें एक सही उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। ये असंगत है क्योंकि जो कुंडलिया छंद है वो विषम मात्रिक छंद है और ये इसका निर्माण दोहा एवं रोला इन दो के मेल से हुआ है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न एक तो आप इस 100% इस चीज़ को आप अपने मस्तिष्क में बिठा ले कि जो एक तो छप्पय और कुंडलिया ये थोड़े से बड़े छंदों की श्रेणी में माने जाते हैं, तो इनमें से प्रश्न बनेंगे आपके। तो ये आप ध्यान रखें, इनको आप भली भांति स्मरण कर ले। कुंडलियों के संदर्भ में आप भली भांति परिचित होंगे कि दोहा से प्रारंभ होता है और रोला से अंत होता है, और जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ये भी आप ध्यान दें। प्रथम जो 2 पंक्तियां हैं वो दोहे की है और अंतिम जो 4 चरण हैं वो रोला छंद से निर्मित होते हैं। तो एक प्रकार का ये संयुक्त छंद है। दोहे के संदर्भ में जो उल्लेख है वो एकदम सही है। इसमें 13 और 11 की यति रहती है। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण है, ये वार्णिक छंद है और इसमें नभो भरो का नभ भर का क्रम रहता है। और गीतिका छंद है उसमें 26 मात्राएं हैं, ये सम मात्रिक छंद में है, और 28 मात्राएं हरि गीतिका में। आप इससे भी भली भांति परिचित होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, विद्यार्थी गीतिका है और गीतिका छंद का उदाहरण अपने को लेना है, तो विकल्प संख्या 3 सही है क्योंकि इसमें 14 और 12 की यति होती है। तो इसमें आप गिन सकते हैं ये 2 मात्राएं यहाँ पर, यहाँ 2 और 3, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 14 मात्राएं प्राप्त होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ जो
14 और 12 की यति है। इस प्रकार ये विकल्प संख्या 3 सही है। चौपाई के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो चौपाई के लिए एक याद आता है मुझे, 4 चौक 16, चौपाई में नहीं गोला। यानी 16 मात्राएं रहती है और अंत में चौपाई में नहीं गोला, अर्थात गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से विकल्प 3 सही से ठहरता है कि 16 मात्राएं और अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए। और जगण और तगण को अगर मात्रा के दृष्टिकोण से अगर व्यक्त करें तो अंत में जो गुरु और लघु ये दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। तो आप ध्यान दें कि अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए। या फिर प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि अंत में लघु और गुरु नहीं होना चाहिए। अंत में गुरु और लघु, आप ध्यान दें विद्यार्थियों, अंत में गुरु और लघु, और ये जगण तगण में इस प्रकार का रूप मिल जाएगा। तो विकल्प संख्या 3 सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, द्रुत विलंबित में लक्षण में प्रत्येक चरण में क्या क्या, इसके विकल्प को हमें सही करना है। तो इसका विकल्प सही है द्रुत विलंबित नभो भरो, यानी एक नगण न भो भरो, भ दो बार आ रहा, दो भगण और एक रगण और 12 मात्राएं। इसको इसका इस प्रकार रहता है, इसका न भ और र। इसको याद करने का तरीका है कि नभो भरो, नभो भरो, नभो भरो 12, इस प्रकार मैंने याद किया था। तो विकल्प संख्या 4 सही है। प्रश्न संख्या 5 है विद्यार्थियों, आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोहा छंद का उदाहरण नहीं, तो इसमें आप मात्राओं को गिने। दोहा के लिए याद करने का तरीका है साथियों कि दोहा 13 ना जग ना गोला, तुक 2 4 गहराई का गोला। दोहा 13 यानी 13 और 11 में यति, तुक 2 4, 2 और 4 पर तुकबंदी होती है। तो इस प्रकार इसका आप ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार से आप संगीत के माध्यम से भी इनकी विशेषताओं को याद कर सकते हैं। इसमें विकल्प 3 है वो असंगत ठहरता है क्योंकि इसकी मात्राओं को जोड़े थे। एक संयुक्त व्यंजन आने की स्थिति में पूर्व वाले में 2 मात्राएं हो जाती है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ रही है, जबकि इसमें 13 और 11 और समान पदों में या समान चरणों में तुकबंदी होती है। तो इस दृष्टिकोण से विकल्प 3 असंगत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा से विपरीत कौन सा ठहरता है? तो इसमें 16 सही उत्तरों का एक सामान्य सा प्रश्न है। दोहा की विपरीत विशेषताएं इसमें पाई जाती है। किस प्रकार? अगर हम दोहे की विशेषताएं लिखे विद्यार्थियों, और इधर लिख देता हूं मैं 16 और इधर लिख देता हूं दोहा। अब दोहे में है 13 11, तो इसमें है 11 13। इसमें जो तुक होता है वो तुक होता है समान पदों पर, यानी दूसरे और चौथे चरण में, और इसमें होता है विषम में, अर्थात पहले और तीसरे चरण में। तो इस दृष्टिकोण से 16 एक विपरीत छंद पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 विद्यार्थियों, जी सुमिरत सिद्धि होई गगनायक कवि वर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें 16 छंद है, इसको आप व्यक्त भी कर सकते हैं। मात्राएं आप गिने। सबसे पहले तो देख लें कि तुकबंदी देखें। तुकबंदी विद्यार्थियों पहले और तीसरे चरण में भी, दूसरे चौथे में है, ये संयोग वश है। अब इसकी मात्राएं गिने, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस प्रकार यहाँ 11 13 11 एवं 13 का क्रम चलेगा, और इस दृष्टिकोण से 16 उपयुक्त है। इसका आप ध्यान दें। अगर बरवे के संदर्भ में देखिए तो बरवे 12 और 7 चरणों में इसका आगमन होता है मात्राओं का। सम तज मिठास, और अगर बरवे की मिठास बढ़ जाती है अगर तगण और जगण आ जाता है, सम तज यानी तगण और जगण। बरवे 12 7 सम तज मिठास, इस प्रकार मैंने संगीत से याद किया था इनको। और रोला के संदर्भ में 24 घंटे रोए रोला 11 यति दीजे, प्रथम तुक दूजे तुक चौथे दीजे। इस प्रकार आप मात्राओं को याद कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। केवल सम मात्रिक संधि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प डी सही है विद्यार्थी। हरि गीतिका, गीतिका, चौपाई और रोला,
ये सममात्रिक छंद है। अगर अर्ध सममात्रिक संदर्भ के संदर्भ में देखें तो बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। विषम मात्रिक छंद के संदर्भ में देखें तो कुंडलिया और छप्पाई। तो ये आप ध्यान रखें। छप्पाई छंद के संदर्भ में लक्षण नहीं है तो ये विषम मात्रिक छंद है, ये भी सही है। छंद 6 चरणों में ये भी सही है। संयुक्त छंद ये भी सही है। अब आप ध्यान दें कि छंद छप्पाई, तो कुंडलिया और छप्पाई से संबंधित एक प्रश्न आवश्यक रूप से बनेगा। तो इनकी सामान्य से 3-4 विशेषताएं उनको आप भली बात ही रट लें। तो छ रोऊ, तो प्रथम 4 जो चरण है वो रोला के, और उसके उपरांत जो उलाला, ये ध्यान दें आप। रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पाई का निर्माण हो, छ रोऊ। इसको याद करने का तरीका जैसे मैंने याद कर रखा है, छ रोऊ। छ से छप्पाई, रो से रोला और उ से उल्लाला। इसी प्रकार कुंडलिया छंद की याद कर रखा है मैंने, कंदोरा। क से कुंडलिया, दो से दोहा और रा से रोला। तो इस प्रकार कंदोरा। आप इस प्रकार भी चीज़ों को अपने अपने हिसाब से एक प्रकार की जो कुंजी पटल बना के भी आप याद कर सकते हैं। तो इसमें विकल्प 1 है वो सही है विद्यार्थियों, ए। ये सामान्य से छंदों के नियमों के संदर्भ में है कि अनुस्वार, प्रश्न संख्या 10, अनुस्वार से युक्त होने पर संयम में ये जो स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। विसर्ग से युक्त होने पर निश्रित है, इसमें नी क्या होगा, गुरु होगा। संयुक्त व्यंजन से पूर्व होने पर वज्र आ गया तो वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हलन से पूर्व में जैसे राजन है तो जय यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु। तो इसमें विकल्प, ये चारों विकल्प सही है। आप इस प्रकार का ध्यान रखिए विद्यार्थी। अब है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या, जो अगला प्रश्न है इसको आप ध्यान दें कि ये गोदान उपन्यास से है कि गोदान में कौन सा महिला पात्र नहीं है। तो नोहरी महिला पात्र है, और इसके उपरांत चुईया इसका पात्र है, दुलारी इसका पात्र। आप ध्यान दें, शोभा पात्र तो है किंतु ये पुरुष पात्र नहीं है। जी हाँ साथियों, ये जो पात्र है उसके संदर्भ में आप नोहरी से भली भांति परिचित होंगे। नोहरी कौन है, तो नोहरी जाति से अहिरिन है एवं झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह इसका संपन्न होता है, और उसके उपरांत ये भोला को लेके नोखेराम के यहाँ पर भी रहने लग जाती है। इस प्रकार की विशेषता नोहरी के संदर्भ में। चुईया कौन है, तो चुईया जब झुनिया शहर में रहती है तो उसकी पड़ोसिन है ये चुईया, और झुनिया जब प्रसव काल में होती है तो इसका जो बालक है प्रसव काल में इसकी सहायता करती है और इसके बच्चे को ये दूध पिलाने का कार्य भी करती है। तो चुईया भी एक आदर्श रूप में यहाँ प्रकट होती है। दुलारी कौन है, तो ये गांव की साहूकारीन है जिसका नाम दुलारी साहू रायन के नाम से भी ये प्रसिद्ध रही है। शोभा कौन है, तो ये होरी किसान है, इसका छोटा भाई है ये, और ये गांव का विदूषक भी माना जाता है, और ये नारद है जो बातें इधर उधर करने का कार्य करता है। तो ये पुरुष पात्र आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गोदान में कौन सा पुरुष पात्र नहीं है, तो गंडा सिंह इसका एक पात्र है, आप ध्यान रखिए। और गंडा सिंह कौन है, गंडा सिंह हल्के का धन आहार है, जो बहुत निर्दयी है, क्रूर हो और रिश्वत लेने की प्रवृत्ति इसके भीतर विद्यमान है। अब है अगला मंगरू। मंगरू इसका पूरा नाम मंगरू साहू है। ये पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करता है, पूजा विधान इसके जहन में है, और गांव का ये धनी व्यक्ति भी है। पट्टेश्वरी का कौन है, ये गांव का पटवारी है जो भ्रष्टाचार, स्वार्थ इत्यादि से लिप्त रहने वाला है और जाति से कायस्थ है। और अब इसमें थोड़ा सा सादृश्यता के आधार पर इस बात का प्रश्न बना है। अनोखे राम नहीं है विद्यार्थी, आप ध्यान दें, जो पात्र है वो नोखे राम है। तो ये जो पात्र है अनोखे राम का कोई पात्र नहीं है, नोखे राम का पात्र है। अब नोखे राम कौन है, ये जमींदार का कारकुन, ये जमींदार है उसका कारकुन है, और किसानों का बहुत शोषक है, और ये अपनी जो भोला की दूसरी पत्नी है उसको अपने घर पर रख लेता है, नोहरी हिरन को। इस प्रकार का इसकी विशेषताएं हैं। मिस्टर खन्ना के संदर्भ में क्या असंगत है, ये शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी सही है। पूंजीपतियों की प्रतिनिधि, ये भी सही है। इनकी पत्नी गोविंदी, ये भी सही है। और ये सरोज की तरफ आकर्षित है, तो ये विकल्प गलत है साथियों, क्योंकि ये सरोज की तरफ आकर्षित नहीं होगी, ये मालती की तरफ आकर्षित है, और इस वजह से गोविंदी के मन में इस प्रकार का ईर्ष्या भाव भी जन्म ले लेता है। तो आप इससे अवगत रहे। विकल्प 4 सही था उसमें। प्रश्न संख्या 14, धनिया द्वारा झुनिया को घर में पनाह देना पर कितना जुर्माना देना पड़ता है। तो ये कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत है, उसमें सही विकल्प है विकल्प 2,
100 रुपये एवं 30 मन का अनाज। जी हाँ साथियों, 100 रुपये और 30 मन का अनाज इसको भुगतान करना पड़ता है, जिसके आधार पर ये जो नियम को इन्होंने रखा था, फिर इस प्रकार का जुर्माना इसको देना पड़ता है। खुर्शीद ने नगर में एक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई थी, उसमें कौन विजेता रहे हैं? तो इसमें श्याम बिहारी तनखा, ओंकार नाथ, मिस्टर खन्ना और मेहता। आप ध्यान दें, इसमें जो मेहता है वो कबड्डी प्रतियोगिता में विजय रहे थे। तो इस प्रकार के विकल्प का आप ध्यान रखें कि कौन क्या है साथियों। ये भी प्रमुख पात्र है, श्याम बिहारी तनखा और मिस्टर मेहता, मेल ये प्रमुख पात्र है। अब इसमें जैसे अपन श्याम बिहारी तनखा के संदर्भ में देखिए तो ये पेशे से वकील है और बीमा एजेंट का कार्य भी करते हैं। राय साहब के बहुत अच्छे मित्र भी है और ये कुछ ऐसे बैंकों से कर्जा वगैरह दिलाने से इनकी अधिक आय होती है और वकालत में ये कम रुचि रखने लग गए हैं। इस प्रकार के की चीज़ें भी इसमें घटित होती है। ओंकार नाथ ये बिजली के संपादक, आप ध्यान दें, दैनिक पत्र है उसके संपादक है। मिस्टर खन्ना के संदर्भ में पूर्व में आया गया। और मेहता है वो यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं, आप ध्यान दें। तो विकल्प इसमें 4 सही है। अब है प्रश्न संख्या 16 है, पूर्व के प्रश्न की के ही अनुक्रम में है कि बिजली के संपादक कौन थे। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों, जो पंडित ओंकार नाथ है, ये पंडित ओंकार नाथ है, ये दैनिक पत्र बिजली के संपादक है। और श्याम बिहारी तनखा के संदर्भ में पुनः बता दूं, ये पेशे से वकील है और वकालत नहीं चलने से अभी बीमा एजेंट के रूप में अधिक कार्य करते हैं और कर्जा दिलाने का कार्य करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का में संलग्न है। मिस्टर मेहता के संदर्भ में आपको पूर्व में बता दिया था कि ये शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में है। ये गोविंदी इनकी पत्नी है और ये मालती की तरफ आकर्षित है। इस प्रकार आप ध्यान दें। मिस्टर खन्ना के संदर्भ में मेहता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और कहीं ना कहीं पूरे गोदान उपन्यास में मेहता है वो जो मुंशी प्रेमचंद है, पुरुष पात्र के रूप में मुंशी प्रेमचंद के विचारों का वाहक है। ये भी ध्यान दें आप। अब है विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा, हाँ आप ध्यान दिए। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ, स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी में प्रतिमा में स्त्री कहता हूँ। मैं उससे ये आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार भी डालूँ तो उसके प्रति प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर उसमें आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार भी करूँ तो उसमें ईर्ष्या ना आए। ऐसी स्त्री को पाकर मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा और उस पर अपना सर्वस्व जीवन है वो अर्पण कर दूंगा। इस प्रकार के विचार निकल के आते हैं और ये विचार जो मेहता है वो मिर्जा खुर्शीद से कहते हैं। साथ ही ये जो स्त्री के संदर्भ में जो मुंशी प्रेमचंद की जो विचार है, ये आदर्श परक विचार है और भारतीय संस्कृति जो परंपरा से निर्वहन करती आ रही थी उसी प्रकार की ये विचार है। कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद का इन विचारों को लेकर बहुत सारे जो स्त्री लेखक है उन्होंने भी कटाक्ष किया था और एक जो इन पंक्तियों को लेकर कुछ एक प्रकार का जो पाश्चात्य दर्शन है विरोध में खड़ा रहा था कि इस प्रकार एक स्त्री को बिल्कुल करुणा की मूर्ति बना के मुंशी प्रेमचंद ने व्यक्त किया था। किंतु एक आदर्श रूप में और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले ये विचार है जो मेहता ने मिर्जा खुर्शीद के समक्ष व्यक्त किए थे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने गोदान में किस पात्र को बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा? तो ये है मालती। आप ध्यान दे साथियों, ये मालती के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 19 है विद्यार्थियों, गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद आदर्श नारी के रूप में किस पात्र को खरा उतारते हैं? तो आप ध्यान दें, जो मील मालिक है मिस्टर खन्ना, उसकी पत्नी है गोविंदी, उसको आदर्श रूप में देखते हैं और उसी पर ये खरा उतरते हुए अपने मूल्यों को प्राप्त करते हैं मुंशी प्रेमचंद। आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 20 है विद्यार्थी, हम लोग दाना दाने को मोहताज है, देह पर साबुत नहीं है, कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एडी तक आता है तब भी गुजारा नहीं होता है, उन्हें क्या मजे से गद्दी मसंद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हजारों आदमी की हुकूमत आती। ये विचार है जो उग्रवादी विचारधाराओं को धारण करने वाला और कहीं ना कहीं एक जो परंपरागत विचार उनको तोड़ते हुए एक प्रकार की नवीन अवधारणा को व्यक्त करता हुआ प्रस्तुत होता है गोबर, उसके विचार है। आप साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैनल से जुड़े, टिप्पणी करें, अपने साथियों में साझा करें। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।